सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो भाइयों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई फिटेड ट्रेड थ्योरी के जो है कुछ एमसीक्यू के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इनकी महत्वता की बात करें तो यह जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी जो है हमारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इससे जो है हमारा बेसिक जो है क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जो दे रखा है हमको, वाट इज़ ए नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड इन एक्स द रीमर, यानी कि रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर देखें, आपको जो है एक रीमर दे रखा है, चित्र दे रखा है, तो इसमें यह एंगल दर्शा रखा है, इस एंगल का नाम क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रैक एंगल, बी है फ्लूट एंगल, सी है हेलिक्स एंगल, और जो है डी है आपका क्लियरेंस एंगल। तो आपको पता ही होगा कि रीमर के जो फ्लूट्स होते हैं जिस एंगल पर कटे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हेलिक्स एंगल। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल, यानी कि ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिशिंग करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। एक है रीमिंग, बी है आपका फेसिंग, सी है काउंटर बोरिंग, या काउंटर सिंकिंग। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। यदि हम बात करें, कोई ड्रिल किया गया होल है, पहले से डील किया गया होल है, इस होल को फिनिशिंग करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीमिंग प्रोसेस। रीमिंग प्रोसेस यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यदि हम रीमिंग प्रोसेस की बात करें तो रीमिंग प्रोसेस में थोड़ा हमारा डाया भी सूक्ष्म मात्रा में जो है इंक्रीज होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है आपका, वाई हैंड रीमर हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ द टीथ, यानी कि क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है, यानी कि जो हमारा रीमर है उसमें जो है फ्लूटों के बीच जो है असमान अंतराल क्यों रखा जाता है। तो यहाँ पर है चैटिंग को कम करें, अधिक धातु को निकालें, दक्षता बढ़ाएं, टूल का जीवन बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो इसका जो मेन पर्पज़ होता है आपका समान अंतराल रखने का, अगर हम यहाँ पर समान अंतराल रखें तो फ्रिक्शन अधिक होगा, फ्रिक्शन अधिक होने के कारण हमारी चैटरिंग उत्पन्न होगी। ठीक है, तो चैटरिंग को कम करने के लिए जो है हम असमान अंतराल रखते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का क्या उद्देश्य है। यदि हम बात करें, यानी कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल, यानी ट्विस्ट ड्रिल में जो है क्लियरेंस एंगल का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है आपका अपरिष्कृत छिद्रों को रोके, ऑप्शन नंबर 2 है आपका साइज छिद्रों को रोके, या किनारों के असमान कोण को रोके, या ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोके। तो यहाँ पे जो है हमारा आपको पता ही होगा, क्लियरेंस एंगल का जो मेन पर्पज़ होता है, क्लियरेंस एंगल का आपका मेन पर्पज़ होता है कि आपकी जो है फ्रिक्शन अधिक ना उत्पन्न हो, और जो है आपका पॉइंट एंगल जो है कमज़ोर न हो। तो इसके लिए जो हमें एक इक्वल जो रखते हैं, आपका क्लियरेंस एंगल रखा जाता है इक्वल। तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है आपका घर्षण को कम करने के लिए, यानी कि ड्रिल के किनारे जो होते हैं, लिप होते हैं, उनके घिसावट को रोकने के लिए जो है क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, व्हाट इज़ द एंगल काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग, यानी कि यहाँ पर आप दे सकते हैं, ओपन हो गया, यहाँ पर आप दे सकते हैं, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग कोण क्या है। यानी कि जो हम रिवेटिंग करते हैं और रिवेटिंग के लिए जो है काउंटर सिंकिंग जो एंगल रखा जाता है वह क्या है। तो रिवेटिंग के लिए जो है काउंटर सिंकिंग आपका रखा जाता है, आपका 75 डिग्री रखा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है। यदि हम बात करें 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हमारा सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए रखा जाता है। यदि बात करें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमारा जो है काउंटर सिंकिंग या बर को दूर करने के लिए रखा जाता है। यदि बात करें 120 डिग्री, 120 डिग्री हमारा चैम्फरिंग के लिए रखा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आपका, वाट इज़ द रीजन ऑफ ओवर हीटेड ड्रिल व्हील ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है। ड्रिल का जो ओवर हीट होने का क्या कारण है जब हम ड्रिलिंग करते हैं।
तो इसमें दे रखा है आपका जो है ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है, तो ये तो कारण नहीं होगा भाई। ऑप्शन नंबर बी है आपका कार्यखंड सही ढंग से नहीं पकड़ा हुआ है। यदि वर्कपीस या हमारी ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है तो वह टूटने का डर है, उसमें जो है अधिक घर्षण का कोई वो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर बी भी जो है गलत हो जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, यानी कि क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। यदि हमारा ड्रिल का जो है हम क्लियरेंस एंगल सही नहीं रखते हैं तो इससे क्या होगा, क्लियरेंस एंगल जो है सही नहीं रखेंगे तो फ्रिक्शन अधिक होगा। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है राइट आंसर हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या देखा, चिप के कारण फ्लूइड ब्लॉक हो गए, तो ये कोई जो है फ्रिक्शन का कारण नहीं है कि और साइड हीट होगी, तो मेन कारण तो फ्रिक्शन ही होता है आपका, जिसके कारण जो है हमारी ड्रिल हीट होती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि वाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन इनलार्ज द होल गिवन डेप्थ, यानी कि दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। यानी कि कोई गहराई दी गई है, कोई विशेष गहराई दे रखी है, वहाँ तक जो है आपको होल को इनलार्ज करना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए है रीमिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका काउंटर बोरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका काउंटर सिंकिंग। तो यदि हम बात करें कि यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा, या राइट आंसर हो जाएगा हमारा काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग कैसे हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कि काउंटर बोरिंग में होता क्या है। तो दोस्तों काउंटर बोरिंग में जो है हम किसी ड्रिल्ड किए गए होल को जो है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू या एलन हेड बोल्ट के हेड को स्थान देने के लिए जो है कुछ जो है उसके कुछ सिरे को जो है हम जो है उसको बड़ा कर देते हैं, जिसको हम काउंटर बोरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि दी गई डेप्थ तक, यानी कि कुछ गहराई तक आपको जो है इसको होल को थोड़ा इनलार्ज करना है। तो यहाँ से जो है काउंटर बोरिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि यहाँ पर पूछा है हमारा व्हाट इज हैपेंड इफ़ क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज़ मोर, यानी कि यदि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो क्या होगा। तो आपको अभी बताया था मैंने पीछे कि यदि आपका क्लियरेंस एंगल जो है अधिक है तो क्या होगा। तो यहाँ पर दे रखा है आपका कटिंग एज ब्लंट होगी, तो नहीं कटिंग एज अधिक है तो कटिंग एज ब्लंट होगी। हाँ ये राइट आंसर हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। कटिंग एज तेज नहीं होगी, तो ये गलत है। कटिंग एज तो तेज होगी भाई, तेज शार्प हो जाएगा हमारा, क्योंकि आपने जो है क्लियरेंस एंगल बढ़ा दिया तो हमारा पॉइंट जो होगा बहुत नुकीला हो जाएगा, तो ये तो गलत है। और कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा, जी हाँ ये भी हो सकता है। यदि हम बात करें कटिंग एज मटेरियल को नहीं काटेगी, मटेरियल को तो काटेगी भाई, क्योंकि वो तेज़ हो जाएगी तो मटेरियल को काटेगी, तो ये भी गलत हो जाता है। यदि अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के बीच देखते हैं क्या होता है, कटिंग एज ब्लंट हो जाएगा। तो ये बात करें कटिंग एज तो ब्लंट नहीं होगा, परंतु जो हमारा, हाँ ये भी आपका जो है ये भी गलत हो जाता है। कटिंग एज ब्लंट नहीं होगा, क्योंकि भाई हमारा जो है कटिंग एज जो है शार्प हो जाएगा और बहुत नुकीला हो जाएगा। नुकीला होगा तो कटिंग एज जो है आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी निकल कर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि व्हाट इज़, इसे इधर कर लेता हूँ मैं, ये जो है आपको प्रॉब्लम कर रही है, हट जा भाई, इसको जो है यहाँ पर लगा देते हैं कोने में। तो यहाँ पर दे रखा है आपका व्हाट इज हैपेंड द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर व्हील ड्रिलिंग, यानी कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र के बाहर चल रहा होगा तो क्या होगा। यानी कि हमारा जो ड्रिल कर रहे हैं और ड्रिल के दौरान जो है आपका स्पिंडल जो है सेंटर से बाहर जा रहा है, यानी मेन सेंटर में नहीं चल रहा है, तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपका ड्रिल टूट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका अधिक गर्म हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर आपका डी या सी दे रखा है आपका कि ड्रिल रफ होल बनाते हैं, या डी है आपका अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। तो यहाँ से है कि यदि आपका जो है सेंटर में नहीं है आपका, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका क्या होगा, आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर होगा कि ड्रिल टूटेगा भी नहीं भाई और ड्रिल गर्म भी नहीं होगा।
ड्रफ होल नहीं बनेगा तो अधिकाकार के छेद बन जाएंगे, क्योंकि वो सेंटर से आउट चल रहा है ना। तो जब सेंटर से आउट चलेगा तो आप अधिकाकार के होल तो बनना ही बनना है भाई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपका कि, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 10 में दे रखा है आपका कि यहाँ पर जो है आपका देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एज ऑफ एक्स थ्रेडेड, यानी कि थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। यहाँ पे जो है आपकी जो है थ्रेड दे रखी है, देखो आपको थ्रेड की फिगर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है जो है एक्स के रूप में जो मार्क कर रखा है। तो एक्स के रूप में आपको पता ही यहाँ पर मार्क क्या कर रखा है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड का जो है क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की दूरी को क्या बोलते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं हम पिच। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यदि हम रूट की बात करें तो रूट जो है यह निचला भाग है, इसको रूट बोलते हैं। जो ऊपरी भाग है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी को जो है पिच बोलते हैं। और इसको जो ये दर्शा रखा है ना यहाँ पे, तो ये होता है, ये हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। बड़े डाया को मेजर डाया और छोटे डाया को माइनर डाया कहलाते हैं, जो हमारी थ्रेड होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है व्हाट इज रिप्रेजेंट द ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन जो है 32A46 8 और H8V, यानी कि एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशांक ये दे रखा है भाई। इसमें जो है ए जो है क्या दर्शाता है। तो यदि हम बात करें इसमें ए क्या दर्शाता है, तो आप सभी को पता ही है कि ए हमारा दर्शाता है, जो ये ए दर्शाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्रेड, ऑप्शन नंबर है बी है आपका ग्रेन आकार, बंधन का प्रकार या घर्षण का प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ए दर्शाता है जो टाइप ऑफ एब्रेसिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाता है। यदि हम बात करें 32 जो है ये कंपनी का नंबर होता है और ए दर्शाता है हमारा एब्रेसिव का प्रकार। और जो 46 दे रखा है यहाँ पर, जो 46 है, ये 46 हमारा दर्शाता है ग्रेन साइज। और ये जो है इसके बाद एच जो है, एच जो दर्शाता है ग्रेड, और 8 दर्शाता है आपका स्ट्रक्चर, और वी दर्शाता है आपका बॉन्ड। तो यहाँ से जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, यानी कि ए हमारा दर्शाता है अपघर्षक का प्रकार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वहाँ पर है जो व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक, यानी कॉन्सेंट्रिक चलने के लिए एक नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है टूइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग या ड्रेसिंग। तो यदि हम बात करें जो है आपके जो है नया ग्राइंडिंग व्हील होता है वो अनइक्वल होता है उसके फेस, तो उसको सही करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसको सही करने के लिए हम जो है कॉन्सेंट्रिक चलाने के लिए, अगर हम देखें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन के, तो यहाँ पर टूइंग ऑप्शन सही हो जाएगा। परंतु जो दे रखा है ना कि कॉन्सेंट्रिक चलाना है, तो कॉन्सेंट्रिक के लिए जो है उसकी बैलेंसिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ट्रूइंग ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त उत्पाद क्या है। ब्लास्ट फर्नेस से जो है हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए पिग आयरन या कास्ट आयरन या रोट आयरन या नरम लोहा। तो यदि हम बात करें ब्लास्ट फर्नेस की, तो ब्लास्ट फर्नेस से जो है हमें पिग आयरन प्राप्त होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जो कास्ट आयरन है हमारा वो कुपला फर्नेस से प्राप्त होता है। जो रोट आयरन है हमारा वो पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट बॉल बेयरिंग एंड कटिंग टूल, यानी कि मैग्नेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का जो है उपयोग किया जाता है। तो आपसे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 में जो दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका कोबाल्ट,
और जी ये ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपका कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी है वेनेडियम, ऑप्शन नंबर डी है मोलिब्डेनम। तो जो है यहाँ पर जो क्या राइट आंसर होगा, तो यहाँ से जो है राइट आंसर हमारा होगा कि मैग्नेट और बॉल बेयरिंग बनाने के लिए जो किसका यूज किया जाता है, तो मैग्नेटिज्म में जो है भाई आपका कोबाल्ट का यूज किया जाता है। तो यहाँ से जो है कोबाल्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है आपका, हाउ मच कॉपर कंटेंट इन द पेरलाइट और, यानी कि पायराइट अयस्क में कितना तांबा होता है। तो यदि मैं आपको बताऊं पायराइट अयस्क में जो होता है, वो अयस्क में जो होता है तांबा हमारा होता है 0.32, यानी कि 0.32 होता है। यदि हम बात करें इसके जो अयस्क होते हैं, एक मेलेकाइट होता है, एक पायराइट होता है। तो मेलेकाइट में कितना, मेलेकाइट में जो होता है आपका 55% होता है, हाँ ठीक है, और इसमें 0.32% होता है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप ऑफ एसिड, यानी कि कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, यानी कौन सी ऐसी जो है धातु है निम्न में जो प्रतिरोध करती है आपका अम्लों का, यानी कि एसिड का जो है प्रतिरोध करती है। तो यहाँ से यदि हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें टिन, तो टिन नहीं, निकिल, लेड या क्रोमियम। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा जो संक्षारण प्रतिरोधी भी होती है और हमारी जो है जो आपका तेजाब होता है उसका प्रतिरोध करती है। इसका प्रयोग तेजाब के इंडस्ट्री में जो है आपके टैंक और पाइप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो है राइट आंसर है आपका लेड जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है जो व्हाट इज यूज टू टेलीस्कोप गेज, यानी कि टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है, टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर है गहराई मापने के लिए, बाहरी आयाम मापने के लिए, कोणीय आयाम मापने के लिए, या छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। यदि हम बात करें टेलीस्कोप गेज की, तो टेलीस्कोप गेज क्या होता है भाई आपका पता ही है आपको, ये विभिन्न विभिन्न रेंज में मिलते हैं आपके टेलीस्कोप गेज। और जो है आपका टेलीस्कोप गेज का यूज जो होता है आपका किसी छेद या स्लॉट के आकार को मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो दे रखा है आपका विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस, यानी कि सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। यदि हम बात करें भाई स्टड को निकालने के लिए, तो जैसे आपकी एजी आउट विधि होगी, प्रिक पंच विधि होगी आपकी, और जी एक वो होती है आपकी तेजाब डालकर भी निकाल सकते हैं। तो इसकी तो विभिन्न विधि होती है, परंतु यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि यदि आपके जो है छिद्र यानी कि छिद्र सरफेस के पास स्टड टूटता है, यानी कि बहुत करीब टूट रहा है होल के, तो वहाँ पर जो है निकालने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो वहाँ पर जो है हमारा जो यूज किया जाता है आपका प्रिक पंच विधि का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो आपके पीछे देखा होगा कि यही क्वेश्चन आया था कि काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल कितना रखा जाता है। तो काउंटर सिंकिंग के लिए रखा जाता है, आपको बताया था मैंने, वहाँ पर काउंटर सिंकिंग के लिए 90 डिग्री रखा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर है हमारा, इसे हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है हमारा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंगल इन ड्रिल बिट मार्क्ड एक्स, यानी ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया एंगल कौन सा है। तो यदि हम आपको दिखाए तो यहाँ पर दे रखा है आपका, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका जो ये पॉइंट एंगल है, इसको बोलते हैं हम, जहाँ दो कोनिकल सरफेस मिलती है इसको बोलते हैं हम, ये देखिए जहाँ दो कोनिकल सरफेस मिलती है इसे बोलते हैं पॉइंट एंगल। और ये जो पॉइंट एंगल से जो टेपर्ड सतह होती है इन पर बनने वाले एंगल को, जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लिप क्लियरेंस एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है।
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या दे रखा है आपका भाई, है विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट, यानी कि ड्रिल बिट में हेलिक्स कौन से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका एक निकनेम होता है कि यानी कि पॉइंट एंगल, रैक एंगल, चीजल कोण या क्लियरेंस कोण। तो यदि हम यहाँ पर बात करें हेलिक्स एंगल, तो हेलिक्स एंगल को फ्लूट्स एंगल या रैक एंगल भी बोलते हैं और ये रैक एंगल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है आपका व्हाट इज़ द यूज ऑफ रीमर, यानी कि रीमर का उपयोग क्या है। यदि हम बात करें रीमर के उपयोग की, छेद करना होता है यानी कि ड्रिल का होल करना, इनलार्ज द होल यानी कि होल को बड़ा करना, थ्रेडिंग ए होल यानी कि होल में थ्रेड काटना, या फिनिश द करेक्ट साइज ऑफ ड्रिलिंग होल यानी कि ड्रिल किए गए छेद का सही आकार या उसमें फिनिश करना। तो यहाँ पर जो आपको पीछे बताया था, जो रीमर का काम क्या होता है, रीमर का काम होता है कि साइज जो ड्रिल किया गया होल होता है उसको फिनिश और एक्यूरेसी में बनाने का काम किसका होता है, वो रीमर का होता है। रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर आपका जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल टाइप का उद्देश्य क्या है। कठोर मटेरियल के लिए, या भंगुर सामग्री के लिए, या आपका नरम और सख्त सामग्री के लिए, यूजफुल सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, यानी यूजफुल नॉर्मल लो कार्बन स्टील। यदि हम बात करें यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर पूछा है आपका ट्विस्ट ड्रिल का एच एन और एस, यानी कि यहाँ पर पूछा है आपके हेलिक्स एंगल के बारे में। तो हेलिक्स एंगल होता क्या है, हेलिक्स एंगल यानी कि ड्रिल के जो दांते कटे होते हैं, वह जिस भी अक्ष पर ड्रिल के दांते कटे होते हैं उसको हेलिक्स एंगल, ये रैक एंगल या फ्लूट एंगल बोलते हैं। और ये जो है हमारे 3 टाइप में रखे जाते हैं, एच एन और एस। एच जो होता है हार्ड के लिए, ठीक है, और जो एन होता है नॉर्मल के लिए, और जो एस होता है वो सॉफ्ट के लिए रखा जाता है। तो यहाँ से जो है हमारा यहीं से जो क्लियर हो जाता है कि ये एन टाइप जो है आपका नॉर्मल जो मटेरियल होते हैं उनके लिए रखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर जो है आपका डी, जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाता है। यानी कि यूज फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, यानी कि सामान्य जो लो कार्बन स्टील होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ से 23 का नाम वो डी ऑप्शन हो जाता है राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आपका है विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड, यानी कि कौन सा रीमर में जो है एक लंबा टेपर लीड होगा। तो किस में एक लंबा टेपर लीड होगा, हैंड रीमर, सॉकेट रीमर, या आपका अगर देखते हैं ऑप्शन में क्या है, हैंड रीमर, सॉकेट रीमर, या मशीन रीमर। ठीक है, मशीन रीमर या हेलिकल फ्लूट रीमर। तो यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा हैंड रीमर। हैंड रीमर में क्या होता है आपका, हैंड रीमर में जो है आपको अतिरिक्त एक जो है सुविधा दी जाती है जिसके कारण आपको जो है उसको टैप रीच में पकड़ कर जो है आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैंड रीमर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का भाई वहाँ तो मैं जाऊँगा नहीं पीछे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 24 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पायलेट इन द हैंड रीमर विद पायलेट, यानी कि पायलेट के साथ हैंड रीमर में पायलेट का कार्य क्या होता है, यानी कि जो पायलेट होता है हमारा हैंड रीमर के साथ उस पायलेट का जो मेन उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें होल का आकार सही रखें, या होल से बर को दूर करता है, या रीमर की सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करें, यानी कि प्रोवाइड स्मूथ फंक्शन टू ऑफ रीमर, या रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कोसेंट्रिक रखने के, यानी कीप द रीमर कोसेंट्रिक होल बी माने होना रिमेड, यानी कि कोसेंट्रिसिटी में रखने के लिए।
तो 25 का जो है राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि उस पायलट का जो मेन पर्पज़ होता है, पायलट जो होता है एक गाइड का काम करता है, ठीक है। जो हमारा जो है होल करना है, हमें एक से अधिक होल करने हैं, तो उनमें भी वह पहले पायलट जाएगा, फिर उसके बाद हमारा जो है रीमर जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रीमर को रिम्ड होने वाले होल के साथ कोसेंट्रिक रखने के लिए, यानी कि जब वो उसको गाइड करेगा तो उसको कोसेंट्रिक भी रखेगा, यानी कि इधर उधर न हिले डुले। इसके लिए जो है हम पायलट का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, और इसका जो है मेन देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। विच डिस्कस टू पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, ड्रिल के बिंदु कौन तय करता है। यदि हमें आप देखो ड्रिल मटेरियल, जो मटेरियल, काटने की गति या ड्रिल का साइज। यदि हम यहाँ पर बात करें ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल जो कॉनिकल सरफेस जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहाँ पर पॉइंट एंगल बनता है। और ये हमारा जो पॉइंट एंगल होता है ये हमारा जो है डिपेंड करता है हमारे अकॉर्डिंग टू जो मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल, जैसे कि हम सॉफ्ट धातु के लिए हम कम जो है पॉइंट एंगल रखते हैं और हार्ड धातु के लिए अधिक रखते हैं। तो यहाँ पर जो है मेन जो इसका जिस पर डिपेंड करेगा, तो वहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मटेरियल। ये हमारे जो मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो मटेरियल के अकॉर्डिंग रखा जाता है। सॉफ्ट के लिए कम और हार्ड के लिए अधिक रखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग ए 10 mm होल इफ़ माने यदि आपका अंडर साइज ये दे रखा है आपको एंड लोअर साइज इज 0.025 mm, यानी कि 10 mm के लिए रीमिंग के लिए रीमल ड्रिल्ड साइज क्या होगा। अगर आपका अंडर साइज 0.2 mm है और आपका ओवर साइज जो है आपका 0.05 mm है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो यदि मैं आपको बताऊँ फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है रीमर ड्रिल साइज बराबर होता है रीमर साइज। रीमर साइज क्या दे रखा है आपको 10 mm माइनस के अंडर साइज प्लस के ओवर साइज, यानी कि अंडर साइज और ओवर साइज को जोड़ देते हैं और इसमें से माइनस कर देंगे। यदि हम अंडर साइज और ओवर साइज को जोड़ते हैं, यानी कि 0.2 या 0.05 को जोड़ते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0.0, यहाँ से आपका आ जाएगा राइट आंसर 0. रुक जाओ इसे मिटा देता हूँ आपका। तो यहाँ पर दे रखा है आपका रीमर साइज तो आपका 10 mm है, माइनस के यहाँ पे जो जोड़कर आपका आता है आपका यहाँ पर 0.25, तो 0.25 मिला देते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 9.75 mm। तो यहाँ से राइट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है, यानी कि इस टूल का नाम क्या है। क्या पूछ रखा भाई, हो भाई ये भी हम नए हैं ना, तो थोड़ा दिक्कत होती है, इसीलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा भाई। चलो देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, यानी कि इस टूल का नाम क्या है। इस टूल का नाम क्या है, यदि बात करें हम स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर या स्टार व्हील ड्रेसर या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो यहाँ पर जो है आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये कौन सा ड्रेसर है भाई। तो ये ड्रेसर है हमारा स्टार व्हील ड्रेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील, यानी कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है, यानी बॉन्ड की ताकत को जो है कौन इंगित करता है। ग्रेड संरचना या ग्रेन का आकार, बताओ कौन जो है इसको जो बॉन्ड की ताकत है उसको कौन प्रदर्शित करता है। तो इसको प्रदर्शित जो हमारा करता है वो हमारा करता है ग्रेड, यानी कि ग्रेड जितना हार्ड होगा उतनी बॉन्ड ताकतवर होगा, और जितनी ग्रेड आपकी सॉफ्ट होगी उतना ही बॉन्ड जो है आपका थोड़ा कम मजबूत होगा। तो ग्रेड जो बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है वो आपकी ग्रेड होती है। यहाँ से जो है ग्रेड भी राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप स्मूथ एंड सीनिंग अपरेंस। यहाँ पे यानी कि उस दोष का नाम बताइए। अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए
तो वहाँ पर क्या दोष आता है, यानी कि कोई हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, इसकी सतह जो है चीकनी और चमकदार हो गई, तो उस दोष को क्या कहते हैं, तो ग्लेजिंग कहते हैं, टूइंग कहते हैं, लोडिंग कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं आपको राइट आंसर बताऊँ तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि ग्लेजिंग। ग्लेजिंग में होता क्या है दोस्तों, ग्लेजिंग में होता है कि आप जब ग्राइंडिंग व्हील की सहायता से जो है किसी मटेरियल की जो है जो ग्राइंडिंग करते हैं, तो उसमें जो है ग्राइंडिंग व्हील है आपका, उसमें जो है अधिक मात्रा में बॉन्ड डाल रखा है या आपका बॉन्ड अधिक ताकतवर है, तो क्या होगा, ग्राइंडिंग करते समय जो आपके एब्रेसिव कण घिस जाते हैं, वे कण जो है आपके घिसने के बाद भी अपनी जो है स्थान को नहीं छोड़ते। जब वे अपने स्थान नहीं छोड़ेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि भाई अब स्थान नहीं छोड़ रहा है कोई, और तो घर्षण अधिक होगा। घर्षण के कारण जो है आपकी सतह चमकदार हो जाती है और जो है कटिंग करना बंद कर देती है। तो इस दोष को क्या बोलते हैं, इस दोष को जो है हम ग्लेजिंग बोलते हैं। और ग्लेजिंग का जो है आपका सॉल्यूशन क्या है कि इसमें जो है डायमंड ड्रेसर की सहायता से ड्रेसिंग की जाती है, यानी कि पुराने जो हमारे एब्रेसिव कण होते हैं उनको उखाड़ कर जो है नए एब्रेसिव कण को रीशार्पनिंग करते हैं, इसको ड्रेसिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही भाई। क्वेश्चन नंबर 30 पर आज हम एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और भाई सपोर्ट करें, क्योंकि हम नए हैं, जो भी हमसे गलती हुई हो उसकी क्षमा चाहते हैं। और कमेंट में ज़रूर डालें कि कैसा पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।